हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर का लिखा गया चैप्टर द इंटरव्यू। क्रिस्टोफर कौन था? वो एक रिपोर्टर था प्राइवेट आई का, जिसके लिए उसने 10 साल तक काम किया। और ये जो चैप्टर है, जो ऐसे है, उसी की ही एक जो बुक है जिसका नाम था पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज में से लिया गया है। तो आओ स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। इस चैप्टर के दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में इंटरव्यू के बारे में क्या क्या जो लोगों की राय है, कुछ अच्छी है कुछ बुरी है, वो डिस्कस किया गया। और पार्ट टू में एक प्रॉपर इंटरव्यू को दिखाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट वन में। हमें बताया गया कि जो इंटरव्यू की इन्वेंशन है आज से 130 ईयर्स अगो स्टार्ट हो गई थी। और आज की बात करें तो इंटरव्यू जर्नलिज्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू बन चुका है, एस्पेक्ट बन चुका है। अगर हम बात करें पॉजिटिव व्यू की, कुछ सेलिब्रिटीज़ ने कुछ चीज़ों ने हमें पॉजिटिव बताई और कुछ नेगेटिव बताई। अगर हम मैं बात करें कि आज जब पहले इंटरव्यू की क्या वैल्यू थी, तो उसमें बताया जाता है कि सबसे पहले तो इंटरव्यू एक ही है सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आई मीन कम्युनिकेशन का सबसे बढ़िया जरिया है जब जहाँ से एक सेलिब्रिटी, एक फेमस पर्सनैलिटी से बातचीत की जाती है, उसके क्वेश्चंस किए जाते हैं, उसके आंसर लिए जाते हैं, और उन्हें क्वेश्चन आंसर को सोसाइटी तक, फैंस तक, लोगों तक पहुंचाया जाता है। सो जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, वो सोसाइटी, आई मीन लिसनर्स और इंटरव्यू देने वाले के बीच में एक लिंक का काम करते हैं। दूसरा हमें बताया गया है कि जो इंटरव्यू है वो इमेंसली पॉपुलर है और सबसे पॉपुलर जर्नलिस्टिक स्टाइल इंटरव्यू माना जाता है। और इम्प्रेशन देना या लेना, लोगों तक गलत बात पहुंचानी, वो उसके लिए भी इंटरव्यू को सबसे अच्छा माना जाता है। अगर हम बात करें कि सेलिब्रिटीज क्लेम इंटरव्यू इज इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रुथ इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट। सेलिब्रिटीज, कुछ सेलिब्रिटीज का मानना है कि जो इंटरव्यू है ना, वो एक आर्ट है और आर्ट की हाईएस्ट फॉर्म है जिसमें जो ट्रुथ है लोगों तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद हम बात करें तो ये भी माना जाता है कि इंटरव्यूअर जो होता है, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसका सोसाइटी पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंस होता है जो इंटरव्यू ले रहा है, जिसे हम बोलते हैं इंटरव्यूअर। और जो इंटरव्यू दे रहा है उसे हम बोलते हैं इंटरव्यूई। एच ई वेल्स एक वेल नोन राइटर है जिसने द टाइम मशीन, एक बहुत ही एक्लेम हुआ, बहुत ही जाना माना ये एक ऐसे था और बुक थी, उसमें खुद उसने रेफर किया कि ना जो इंटरव्यू है वो क्या है, इंटरव्यूइंग ऑडियंस, ऑडियंस टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज, वट वॉज अ फ्रीक्वेंट इंटरव्यू। सो एच का मानना है कि इंटरव्यू एक इंटरव्यूइंग ऑडियल है, मीन्स ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ, किसकी, इंटरव्यूअर की, क्योंकि उसने बातचीत करनी है, सेलिब्रिटी से मिलना है और लोगों के जहन में जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चंस इंटरव्यूअर इंटरव्यू से पूछता है और उनको लोगों तक पहुंचाता है। उसके बाद अब मैं बात करूं अम्बर्टो इको की, जिसका नाम आप पार्ट टू में सुनेंगे। अम्बर्टो इको ने ये बात की है क्योंकि ना वो इंटरव्यू देना पसंद करता था। आपको पता चलेगा कि इंटरव्यू कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पार्ट टू में बताऊंगा। अगर अभी बता दिया तो आगे क्या बचेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव व्यूज़। ये भी बात सच है कि इंटरव्यू के बारे में नेगेटिव व्यूज ज़्यादा हैं, क्योंकि हर कोई इंसान हर किसी के सवालों के आंसर अपनी मर्जी से नहीं देना चाहता, इसलिए कुछ लोगों का मानना कुछ अलग है। जैसे कुछ राइटर्स, कुछ सेलिब्रिटीज़ का मानना है कि इंटरव्यू एक अनचाहा, अनवारंटेड इंट्रूजन है, मतलब एक ऐसा हमला है या एक ऐसी दखलंदाजी है जो बिल्कुल अनवांटेड है, जो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है, ये भी बात बोली जाती है कि ये एक इंसान को ख़त्म करने की कोशिश करता है। जो इंटरव्यू ना, ऐसा लगता है कि जैसे ना एक इंसान की सोल ले ली, उसकी जो आत्मा है उसको टच किया, उसकी आत्मा को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, कुछ लोगों का ये मानना है। उसके बाद वी एस नाइपॉल, बहुत ही जाने माने राइटर हैं, नाम से ये इंडियन लगते हैं बट ये इंडियन नहीं है, लंदन में रहते हैं। वी एस नाइपॉल
का मानना है कि जब इंटरव्यू ली जाती है तो ऐसा लगता है जैसे ना कोई इंसान जख्मी हो गया और उसके शरीर में से उसका कोई हिस्सा निकाल लिया गया हो, ऐसा महसूस होता है। उसके बाद है लुइस कैरल, जो एलिस इन वंडरलैंड बुक का निर्माता है, इसने ये वाली बुक लिखी है और उससे बिल्कुल नफरत थी, वो इंटरव्यू बिल्कुल देना नहीं पसंद करता था और वो कहता था कि लाइनाइज्ड के इंटरव्यू से ना मुझे इतना डर लगता है जैसे लाइनाइज्ड मतलब बहुत ज़्यादा। सो इंटरव्यू से उसे बहुत ज़्यादा डर लगता था, इंटरव्यूअर से और प्लस उन सभी लोगों से जो उनके पास आते ऑटोग्राफ्स लेते। और उसमें ये भी बोला कि मैंने धीरे धीरे सीख लिया कि कैसे लोगों को मनाना है कि वो उसके पास ना आए, स्माइल करके उनको अच्छे से। बट वो भी ये कहता है कि मुझे बिल्कुल भी इंटरव्यू ये नहीं पसंद है। उसका रुडर्ड किपलिंग एंड हिज वाइफ का मानना है कि वो तो ये मानते हैं कि ये इंटरव्यू बिल्कुल इमोरल है, अनैतिक है, ये एक क्राइम होना चाहिए। सॉल विलो जो नेक्स्ट पर्सन है, उसका क्या मानना है कि उसने कभी बहुत बार इंटरव्यू देने के लिए मान भी गया था, कंसेंट भी कर दिया था, बट एक बार उसने ये बोला कि इंटरव्यू ली जा रही थी और मुझे ये लगा जैसे ना मेरी जो विंड पाइप है जिससे सांस आता है, ऐसा लगा जिसने ना किसी ने उस पर अंगूठा रख दिया। मुझे इसका मतलब है कि मुझे फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा हुई, इतना ज़्यादा मैं तंग फील हुआ, इतना ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेटेड मुझे लगा। किस वक्त लगा? जब मैं इंटरव्यू दे रहा था। मीन्स ये भी अच्छा नहीं लगता इसे भी। उस बार डेनिस ब्रायन लास्ट पर्सन है, उसने क्या बोला? उसने बोला कि क्या है ना कि एक के बाद एक क्वेश्चन, एक के बाद एक क्वेश्चन, इसलिए ना उसे ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि ना इंटरव्यूअर एक ऐसा पर्सन है, डेनिस ब्रायन के अकॉर्डिंग, कि इंटरव्यू के पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, पावर होता है, इसलिए वो किसी भी सेलिब्रिटी से क्वेश्चन करने के बाद उसे कोई भी रूप दे सकता है, उसे अच्छा भी दिखा सकता है, उसे बुरा भी दिखा सकता है। सो अभी तक हमने इंटरव्यू के बारे में कुछ अच्छे कुछ बुरे बात किया और अब हम बात करते हैं एक फ़ोटोग्राफ की। देखो, जो इंटरव्यू ली जाती है तो पहले फ़ोटोज़ ली जाती थी, अब वीडियो भी बनाई जाती है, जहाँ रेडियो में भी सिर्फ इंटरव्यू होती है। बट ये माना जाता है पुराने समयों में, प्रीमिटिव कल्चर में, अगर हम पुरानी बात करें तो जब ये फ़ोटो करने का पर्पज़ ये होता था, जब कोई इंसान की डेथ हो गई उसको याद करने के लिए उसकी तस्वीर की जाती थी। इसलिए ये एक नेगेटिव व्यू भी है कि फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट, जब किसी की फ़ोटो ली जाती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी आत्मा ही निकाल ली गई है, उसकी आत्मा को चुरा लिया गया है। सो ये भी एक नेगेटिव व्यू है कि फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट मीन्स इंटरव्यू के ज़रिए किसी की फ़ोटो लेना, किसी की वीडियो बनाना बिल्कुल अनएथिकल है, अनैतिक है, जो नहीं होना चाहिए। चलो आओ हम बात करते हैं पार्ट 2 की, जिसमें एक प्रॉपर इंटरव्यू दिखाई गई है, जो है अम्बर्टो इको और एक और पर्सन है जिनका नाम है मुकुंद पद्मावान, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर की तरफ से अम्बर्टो इको के इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। और अम्बर्टो इको क्या बोलते हैं कि मैं तो एक प्रोफेसर हूँ भाई, मैं तो संडे को नॉवेल्स लिखता हूँ और मैं प्रोफेसर हूँ, मैं संडे को ही लिखता हूँ। मैं इसका मतलब क्या है वो मैं आगे जाके बताऊंगा, ये थोड़ा सा सस्पेंस है, मेरे पास जुड़े रहिए, बस सब चीज़ आपको क्लियर होगी क्योंकि ये चैप्टर लेंथी जरूर है बट ईजी है अगर मेरे साथ पढ़ेंगे तो। हाँ जी। सो मुकुंद पद्मनाभान जो हिंदू की तरफ से आए थे, अम्बर्टो इको से बात करें। अम्बर्टो इको के बारे में थोड़ा सा बता दूं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना जो इटली में है वहाँ के प्रोफेसर थे और उसमें उन्होंने बहुत ही एक रेपुटेड जगह उन्होंने बना ली थी, एक प्रोफेसर के तौर पर नहीं सिर्फ एक, बल्कि स्कॉलर की तरफ से। उसमें उन्होंने सेमियोटिक की बात की, स्टडी ऑफ साइंस के बारे में होती है। बट एक्चुअली आज अगर अम्बर्टो इको को जाना जाता है तो वो उनको एक नॉवलिस्ट के तौर पर जानते हैं, जिसकी 10 लाख कापियाँ 10 मिलियन कॉपीज़, ये मान लो 1 करोड़ कॉपीज़ जिसकी सेल हो चुकी हैं। और 1980 में उन्हें ये इंटेलेक्चुअल स्टारडम जो एज अ नॉवलिस्ट मिला, ना कि स्कॉलर मिला। और उस नॉवल का नाम क्या था?
वो था द नेम ऑफ द रोज। तो आओ हम बात करते हैं कि मुकंद और अम्बर्टो इको के बारे में कैसे क्या बात हुई। मैं एज थोड़ा सा आपको क्रक्स में बताऊंगा। जैसे मुकंद जब स्टार्ट करता है तो वो बोलते हैं कि डेविड लॉज ने एक बार आपके बारे में ये बोला था कि यार मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये बंदा मीन्स अम्बर्टो इको इतना कुछ एक ही समय पर क्या कैसे कर लेता है, एक ही समय पर कैसे कर लेता। तो अम्बर्टो इको कहता है कि ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल है। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने जो लिखना स्टार्ट किया था वो फिलोसफिकल इंटरेस्ट का था। मैं एकेडमिक रिसर्च पेपर्स लिखा करता था, पर मेरा नावल लिखना मुझे अच्छा लगता था। हाँ, पर एक सीक्रेट है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास इतना समय कहाँ से आता है, इसका सीक्रेट क्या है कि मैंने जो एम्प्टी स्पेसेस हैं यूनिवर्स में से, एम्प्टी स्पेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, यह ध्यान रखना। एम्प्टी स्पेस हैं यूनिवर्स में, मैं उन्हें यूज़ करता हूँ। तो आप भी बोलोगे यार एम्प्टी स्पेसेस का क्या मतलब। वो बोल रहा है कि क्या है ना, एक वर्ड यूज़ करता है, उसे हम बोलते हैं इंटर्स इंटरस्टाइसिस। तो वो बोलता है कि जो इंटरस्टाइसिस है ये एक गैप होता है। ये कौन सा गैप है, ये एक काम के ख़त्म होने से बाद और दूसरा काम स्टार्ट होने से पहले जो थोड़ा सा गैप बचता है उसे हम एम्प्टी स्पेस या इंटरस्टाइसिस बोलते हैं। जो ये एम्प्टी गैप है उसका मानना है कि मैं ये इसी गैप को यूज़ करता हूँ, यूटिलाइज करता हूँ। जैसे वो एग्जांपल देता है कि आप आ रहे थे, एलिवेटर से लेकर मेरे पास आने तक आपको कुछ समय लगा। मैंने क्या किया, इसी समय को यूज़ किया। बस इसी समय में मैं क्या करता हूँ, कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, इसीलिए मेरे पास समय बहुत रहता है। और हाँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं लिखता ही रहता हूँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भी बोलता है कि मैं जब लिखता हूँ तो मैं संडे को नावल लिखता हूँ, बाकी दिन जो मेरे पास जो बाकी 6 डेज हैं उन उन दिनों में मैं सिर्फ क्या करता हूँ, मैं कोई सेमिनार्स अटेंड करता हूँ, कोई जो अच्छा कुछ हो मैं वो वाला अटेंड करता हूँ। मैं सेमिनार्स भी अटेंड करता हूँ, मीटिंग्स भी अटेंड करता हूँ मैं, ना कि मैं किसी राइटर की एसोसिएशन में जाता हूँ। ये बात उसने अम्बर्टो इको ने खुद किया। और उन्होंने एक एग्जांपल दी। क्या एग्जांपल दी, एक्चुअली मुकंद ने पूछा कि वैसे तो जो स्टाइल होता है स्कॉलरली बुक्स का वो बोरिंग सा होता है, उसे बहुत कम लोग पढ़ते हैं, पर आपकी जो स्टाइल है बड़ा अच्छा है, बड़ा यूनिक है, प्लेफुल है, और इसमें थोड़ी सी पर्सनल क्वालिटी भी लगती है। तो उसने ना एग्जांपल दी। अम्बर्टो इको ने क्या बताया कि जब ना मैं डॉक्टोरल डिसर्टेशन प्रेजेंट करने गया था, जो मेरे प्रोफेसर थे उन्होंने क्या बोला, देखो मैंने आपके लिए ये चीज़ हाईलाइट की हुई है। उन्होंने बोला कि जो स्कॉलर्स हैं ना वो एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत पढ़ते हैं, वो फिर एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेते हैं, एक अजम्पशन सी क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद वो उसे करेक्ट करते हैं लास्ट में, और लास्ट में वो कंक्लूजन देते हैं। ये आमतौर पर किया जाता है। पर उसके उल्ट आपने क्या किया, अम्बर्टो इको ने क्या किया, उस ऐसा लगता है कि जैसे आप ना अपने रिसर्च की स्टोरी सुना रहे हो, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपने ट्रायल भी दिए, क्या क्या आपने किया, एरर्स थोड़े से जो आपको करने के बाद थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आई या आपने कुछ गलतियां की वो भी की। इसलिए आपके जो स्कॉलर वर्क है ना, जो आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अम्बर्टो इको को बहुत अच्छा लगा। उसने बोला कि 22 की एज में मुझे अकल आ गई कि असल में स्कॉलरली बुक्स लिखनी कैसे है। उसके बाद मैंने अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया, मैंने अपना जो पर्सनल टच है वो भी मैंने देना स्टार्ट किया, और मैंने नरेटिव आस्पेक्ट का मतलब होता है कि मैंने ऐसे लिखना स्टार्ट किया जैसे मैं कोई स्टोरी नरेट करने वाला हूँ। उसने अपने एक फ्रेंड का नाम लिया है रोलां बाथ का। रोलां बाथ